Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. सामाजिक परि मैम, am I audible? Yes, audible. Audible, madam. Okay. सामाजिक पुनर्निर्माण आंदोलन से जुड़े सभी सहकारियों को मेरा जय भीम. I honor and wish the greatness in you. आप में निहित मानवता और महानता का मैं आदर करती हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ, अर्थात सभी को जय भीम. महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के माध्यम से धीमंत डॉक्टर पी.आर. आम्बेडकर, जो कि हमारे डायरेक्टर है, डॉक्टर पी.आर. आम्बेडकर साहब, पीबीएसपी के द्वारा आज हम जो महिलाओं का यानी वुमन टीटीसी ट्रेनिंग ट्रेनर टीचर के रूप में आगे आए हैं, आगे आने का अवसर जिन्होंने प्रदान किया है. और बहुजन में एक कहावत है कि रूढ़ है, कहा जाता है कि बहुजन सामाजिक महिलाओं पर एक आरोप होता है कि गुलामगिरी की वाहक ये महिलाएं हैं. यह महिलाएं पालने, सोचने, बढ़ाने में महिलाओं का ही समर्थन है. जो हम रूढ़ी परंपरा निभा रहे हैं, तो मनुवादी का ऐसा कहना है कि ये महिलाओं के द्वारा महिलाओं के ऊपर चलने वाली एक अखंडित प्रक्रिया है, ऐसा मनुवादी ने कहा है. तो हमें इस मनुवादी की जटिल जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ने का जो पीबीएससी के माध्यम से अवसर मिला है, तो आज हम देखेंगे कि 1 जुलाई से यहाँ हम वुमन टीटीसी टीचर ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, तो उसमें जो पहला सब्जेक्ट था हमारा, तो वो था कल्चर ऑफ कास्ट और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी. तो हमने देखा कि इसमें हमने प्रतिभा आनंद जी ने और डॉक्टर मिथिलेश जी ने बहुत अच्छे से कास्ट क्या है, व्हाट इज द कास्ट, ये समझा. तो हमने सभी ने समझा कि ये कास्ट क्या है, ये मानव निर्मित नहीं है, तो ये मनुवादी ने खुद के लिए बनाई है. हु क्रिएट द कास्ट, किसने बनाई है, ये तो अभी सभी को पता है क्योंकि हमने कास्ट का एक लेक्चर लिया है, उसमें मनुवादी ने खुद के लिए ये बनाई है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ कास्ट, कास्ट क्यों बनाई, तो उन्होंने खुद के लिए यानी खुद के सेल्फी उनके खुद को प्रूव करने के लिए और बहुजन समाज को दबने के लिए उन्होंने ये कास्ट बनाई है. तो पहला सब्जेक्ट हमने कास्ट देखा, दूसरा देखा एजुकेशन. तो एजुकेशन में अगर हमें ये कास्ट में से बाहर निकालना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत मस्ट है. तो एजुकेशन के भी हम टॉपिक हुए, उसमें एजुकेशन ऑफ फिलोसॉफी. तो फिलोसॉफी किसकी, एजुकेशन किस माध्यम से हम इस कास्ट रूपी दानव से बाहर निकल सकते हैं. तो एजुकेशन पे टॉपिक देखा हमने, जैसे कि एजुकेशन ऑफ अशोका, अम्बेडकरिज्म, महात्मा ज्योतिराव फुले, उनका जो शुभदा घमरे मैडम ने और दिशा सिंगारकर मैडम ने जो लेक्चर दिया, तो हमने ये 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं, एक कास्ट और दूसरा है एजुकेशन फिलोसॉफी. तो एजुकेशन के बाद हम अगर कास्ट में से बाहर निकलना चाहते हैं तो थिंकिंग स्किल बहुत जरूरी है. थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल इसे कहते हैं. और आज मैं कविता राठौड़, मैं आपके आगे ये थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल ये बताने की कोशिश कर रही हूँ. जो कुछ मैंने सीखी हूँ वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. तो पहला सब्जेक्ट है थिंकिंग स्किल में का नीड ऑफ थिंकिंग स्किल. तो हमें थिंकिंग स्किल की जरूरत क्यों है, तो साथियों, थिंकिंग इज लाइफ स्किल एंड इट इज एन अनलिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स. इट कैन बी लर्न, टॉट, डेवलप, इम्प्रूव एंड एडवांस एंड एंजॉय आल्सो. तो थिंकिंग स्किल क्या है ये पहले हम देखेंगे. सोचने का कौशल्य, विचार करने का कौशल्य ही जीवन कौशल्य है.
अब जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारी स्किल, जब सोचने का जो कौशल्य है उसे जीवन कौशल्य कहते हैं, और यह एक परम मानव संसाधन है। इसे सीखा जा सकता है, पहले खुद को सीखना है, सिखाया जाता है, विकसित किया जाता है, उन्नत किया जाता है और आनंदित भी किया जा सकता है ये थिंक स्किल को। When God change your mind, that is faith. जब भगवान आपके विचार बदलते हैं, यह विश्वास है। तो when fact change your mind, that is science और टेक्नोलॉजी। जब तथ्य आपके दिमाग में हो, जैसे तथ्य आपके दिमाग को बदलता है, वह एक विज्ञान या प्रौद्योगिक उसे कहते हैं। When change concept change your mind, that is called thinking skill। तो थिंकिंग स्किल किसे कहते हैं कि जब हमारा कंसेप्ट आपका दिमाग को बदल देता है तो इसे थिंकिंग स्किल कहा जाता है। तो हमने पहले देखा कि पहले देखेंगे हम नीड ऑफ थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल की जरूरत क्यों है, जो हम इस समाज में, बहुजन समाज जो आज इस स्थिति में है, तो उसे निकलने के लिए हमें एजुकेशन और उसके साथ थिंकिंग स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल। इट मस्ट बी स्लोगन ऑफ आवर सोसाइटी इन 21st सेंचुरी। हमारा स्लोगन है 21st सेंचुरी में, आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो हमारा ये स्लोगन है पीबीएसपी का कि थिंकिंग स्किल इज अ लाइफ स्किल, और ये हमारा 21st सेंचुरी का स्लोगन होना चाहिए। सोचने का कौशल्य ही जीवन कौशल्य है, यह 21वीं सदी में समाज का नारा होना चाहिए। 2200 वर्षों से हम जो गुलामगिरी में का हमारा मूल है, तो मनुवादी ने सोचने वाले बहुसंख्य लोग जो अनथिंकिंग पीपल में बदल दिया है। जैसे मनुवाद हैज कन्वर्ट थिंकिंग मेजॉरिटी पीपल, मनुवाद हैज कन्वर्ट थिंकिंग मेजॉरिटी पीपल, जिसे हम रूलिंग क्लास पीपल कहते हैं, इनटू अनथिंकिंग पीपल, स्लेव, गुलामी में इन्होंने बदल दिया है। मनुस्मृति ने सबसे खराब जो गुलामी संस्कृति को कायम रखने के लिए जो सोच वाले बहुसंख्य लोग को अविवेकपूर्ण लोगों में बदलने की एक सफल परियोजना की है। आज भी हम उसी में जी रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं ये मनुवादी ने, जैसे हमारे देश में पूरे विश्व में जितने भी दुख, अन्याय, अत्याचार, अप्रिय घटना का कारण क्या है, तो इंसान की अपनी खुद की मूर्खता, जिसे हम स्टूपिडिटी कहते हैं, और अंधविश्वास, जो ब्लाइंड फेथ और स्टूपिडिटी में हम जिए जा रहे हैं, वही हमारा सबसे बड़ा कारण है इसका। इसी वजह से हम इसमें से बाहर नहीं निकल रहा है। दुख का मूल कारण यही है, ब्लाइंड फेथ एंड स्टूपिडिटी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले दुश्मन, जैसे हम अभी बताया कि कास्ट, जो मूल हमारी मानसिकता हमें गुलामी, यह कास्ट से बना है। जब जाति बनी थी तभी स्लेवरी कल्चर बना। जब से जाति बनी है तभी से ये हमारी सोच बनी है, स्लेवरी कल्चर। हमारी विचार क्षमता छीन ली गई थी, और इसी की वजह से हम जागरूक नहीं हो पाए। समाज में यह बनने का हजारों सैकड़ों साल से यह जाति व्यवस्था, यानी 2000 साल पहले की ये जाति व्यवस्था है कि कोई भी जो प्रथा है वो एकदम से नहीं होती। जैसे किसी भी प्रथा को बगैर जांच पड़ताल न करते हुए मानना और उसको फॉलो करना, और वही हम करते जा रहे हैं। यही बताया जाता है कि हमारे पुरखों ने ऐसा किया, इसीलिए यह करना चाहिए। उन्होंने किया है इसीलिए हम वो फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने किया इसीलिए हमें भी करना है, हमारे बच्चे, यानी ऐसे ही ट्रेडिशनल चला जा रहा है। यही भारत में बहुत बड़े पैमाने में दिखाई जाते हैं। आप इंडिया में कहीं भी जाओ, फॉलोअर, यानी उन्होंने किया है, हमारे परदादा ने किया है, फिर हमारे दादाजी ने किया है, पिताजी ने किया है, हमने ये
फॉलो यानी एक दूसरे का देखा देखी सीखते जा रहे हैं। और इसकी जड़ें जाति प्रथा में जुड़ी हुई है। जाति प्रथा का नाम ही स्टूपिडिटी, मूर्खता है, या फिर स्लेवरी कल्चर भी उसे हम बोल सकते हैं, यानी गुलामगिरी की मानसिक स्थिति, हमारी मेंटल स्थिति है। और यह मानसिकता यह एक साल में नहीं बनती, एक दिन में तो ये बनता ही नहीं है। ये कैसा सालों साल रिपीटेशन उसका होता है, फॉलोअर्स इसके यानी होते हैं, और ये ऐसी बनती है। सैकड़ों सालों से यह सदियों से चली आ रही परंपरा है, इसे हमें थिंकिंग स्किल से कम करना है। जाति प्रथा के तह इमिटेशन की तरह समाज में फैला हुआ है, और यह सोच विचार करने की शक्ति, सत विवेक बुद्धि हमारी जो नष्ट कर देता है। तो ओरिजिनल ऑफ स्लेवरी कल्चर ये कहाँ से निर्मित हुई? तो जब सम्राट अशोक की मृत्यु हुई, या उसे बृहद्रथ ने मार दिया गया, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और इसमें भी देखा था हमने कास्ट में। तो उनको जब मारा गया तो अन्वीक्षित शिक्षा जो हमें देते थे सम्राट अशोक, तो उसमें हमें मौर्य काल में शिक्षा का अधिकार था। तो वो मनुवादी के जब मनुवादी का राज्य शुरू हुआ तब ये पूरा छीन लिया गया, शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, शस्त्र छीन लिए गए जिससे हम खुद की रक्षा कर सकते थे, वो भी छीन लिए गए। शिक्षा का अधिकार न होने के कारण जाति किसने बनाई, यह एक कठिन प्रश्न है, और इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। तो बोलते हैं कि जाति भगवान ने बनाई। जिनने पूछा, इस व्यवस्था के विरोध किया, उन्हें स्पष्ट रूप से आज भी इसका जवाब नहीं मिला। किसी ने पूछने की कोशिश की तो ऐसे उसको जवाब मिला कि ये भगवान ने बनाई है। तो इसका सही ढंग से कोई ये नहीं आया है, जवाब नहीं आया है कि भगवान ने किया। अगर ऐसे पूछेंगे तो पाप लग जाएगा, यानी इसके मूल तक आज भी कोई पहुंचा नहीं है। तो जाति कैसे बनी, इसका मुख्य उद्देश्य उसके डॉक्यूमेंट्स आज तक नहीं मिले हैं। कोई भी जानता नहीं कि ये कहाँ बनी, इसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। जो भी जाति और इस प्रथाओं के बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे इस मनुवादी समाज ने विरोध किया है। और अगर हमने देखा जाए कि इसमें बहुत महापुरुष भी है, जो हम आगे इसमें देखेंगे। इतिहास में उनके बहुत इतिहास यानी इतिहास काल में हो आएंगे। तो आज भी सोच विचार नहीं करते। सोच विचार न करना यानी सोच विचार क्या है यही हमें पता नहीं, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि सोच विचार करते कैसे है। तो सोच विचार क्या है, वो कैसे करते हैं, सोच विचार कैसे करेंगे, सोच कैसे बनती है, सोच परफेक्शन से बनती है। आप कोई चीज अगर मानते हो और उसको सोचते हो, यानी परफेक्शन ही सोच विचार का नाम है। उसके बाद है इमिटेशन। इमिटेशन यानी अगर आप साइंटिफिक रीजन से अनुकरण करते हो, और अनुकरण में जो परफेक्शन, जैसे बोलते हैं कि सेलिब्रिटी जब मंदिर में जाते हैं या सेलिब्रिटी कुछ करते हैं तो उनके जैसे ही हम करते हैं, यानी उनका अनुकरण उसमें करते हैं। उसी के ही साथ पाप पुण्य जन्म और इस जंजीरों में जकड़ा जाता है कि अगर किसी ने पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है, अगर इसके विरोध में कोई अगर जाना चाहता है तो वहां पे पाप पुण्य जोड़ देते हैं कि नहीं ये तो भगवान ने किया है, इसे पूछा नहीं जाता। छोटे बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं मम्मी, तो उसे डांट दिया जाता है। उनकी जो सोच विचार करने की शक्ति है वहीं पे दबा दी जाती है, उनको डेवलप नहीं किया जाता। तो आप अपनी सोचने से नहीं तो यानी आज भी हम खुद नहीं सोचते, दूसरे की सोचने पर चलते हैं। जैसे मनुवादी आपकी सोच को नहीं, दूसरे की देखकर वही राह पर चलना। हम यहाँ सोचने का कहा गया तो कर्म कांड करो, यह एंडलेस है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली ये क्रिया है। गुलामगिरी की प्रथा यही जाति प्रथा से पड़ी हुई है, यानी सिर्फ अनुकरण करो, फॉलो करो, और वही यानी जाति का मूल कारण है।
समाज में लोग क्या सोचेंगे वह भी मनुवादी सोचते हैं, हम क्या सोचेंगे वो भी मनुवादी सोचते हैं, उनके हिसाब से हम सोचते हैं, हमारा खुद का सोच यानी हमारी खुद की थिंकिंग नहीं है। आपकी सोच ही समाज की सोच होनी चाहिए। लोगों के अंदर के सोचने की भावनाओं को जानने का कार्य आज पीबीएसपी ने किया है। जैसे फंडामेंटल का काम अपना पीबीएससी कर रहा है। आपका जो डिग्निटी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी सोच में मूर्खता वाली सोच को प्रबुद्ध सोच बनाने का कार्य ये पीबीएसपी कर रहा है कि अपनी सोच को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कहा है कि एक तथागत गौतम बुद्ध का थॉट है, उन्होंने कोटेशन है, उन्होंने कहा है कि नो ट्रू एज ट्रू एंड अनट्रू एज अनट्रू, यानी सत्य को सत्य जानो और असत्य को असत्य के रूप में जानो। जो सही है उसे सही कहो, कोई कह रहा है तो वैसे जैसे कि अभी हमने देखा कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जो अपने पीएम है, उन्होंने थाली बजाना, फिर उसके बाद लाइट बंद करके अंधेरे में 10 मिनट या 1 घंटे रहना, ये इसे क्या कहते हैं कि जो सत्य है वो करो। इससे इसका साइंटिफिक रीजन की खोज करो और इसमें सत्य और असत्य ये जानो। ये तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। उसके बाद एक थॉट है एच ड्रुमोंड का, उनका एक कोटेशन है, वो बोलते हैं कि he that will not reason is a bigot, वह जो तर्क नहीं करेगा वह एक बड़ा होगा। he that can not reason is a fool, जो तर्क नहीं कर सकता वह एक मूर्ख होगा। और he that dare not reason is a slave, वह जो कारण की हिम्मत नहीं करता वह एक गुलाम बनेगा। अगर आप सोचते नहीं, अगर आप अपना माइंड यूज करते नहीं, तो आप दूसरे आपको रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करेंगे और आप उनके इशारों पे नाचोगे या एक प्रकार के गुलाम बन जाओगे अगर आप सोच यूज नहीं करता। तो थिंकिंग स्किल मीन हाउ टू थिंक, एबिलिटी टू थिंकिंग, अपनी थिंकिंग स्किल बढ़ाओ, अपनी सोच विचार कौशल्य बढ़ाना, यही अभी देखेंगे हम। थिंकिंग स्किल 2 टाइप्स की है, 2 टाइप की थिंकिंग स्किल है, एक ट्रेडिशनल थिंकिंग और दूसरी है लिटरल थिंकिंग। 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग ये शॉर्ट में मैं बताऊंगी। तो पहला है ट्रेडिशनल थिंकिंग। ये क्या होती है? थिंकिंग अंडर द कॉन्सेप्ट आई एम राइट यू आर रॉन्ग। तो पहले कहा है कि थिंकिंग अंडर द concept I am right, you are wrong, and blind faith in the concept without having scientific attitude approach is called traditional thinking। यानी ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या होती है? बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मैं सही हूं तुम गलत हो, देखो कि मैं सही हूं तुम गलत हो, और अवधारणा में अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ में ही अंधविश्वास कि जो चल रहा है वही सही है ऐसा मानना, उसकी अवधारणा की तरह सोचना, ये पारंपरिक सोच है यानी ट्रेडिशनल। और यही ट्रेडिशनल लाइन में, यही ट्रेडिशनल थिंकिंग आज हमारे माइंड में फिट है। तो इसमें से हमें बाहर निकालना है कि जो चल रहा है वही सही थे, कड़वा चौथ कर रहे हैं लोग, करते हैं तो हमें भी करना है, ये सब ट्रेडिशनल है। दिवाली है, जो भी फेस्टिवल है, लेकिन उसका अभी गणपति का मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगी। अगर गणपति हम बिठाते हैं, अगर उसका पार्श्वभूमि देखें हम, कि अभी कार्टून में भी दिखाते हैं गणपति उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, पुणे में, मुंबई में अच्छे 10-10 दिन की छुट्टियां देते हैं, बहुत उसकी वर्गनी कलेक्शन करते हैं पैसे। लेकिन उसमें अगर ट्रेडिशनल रूप से अगर थिंकिंग करते हैं हम, तो ये अगर इसका आउटपुट क्या निकलता है? 0। क्योंकि गणपति कैसे बना है? आपने सुनी होगी ये स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पार्वती ने अपने मैल से वो गणपति बनाया,
अभी ये इसमें कुछ तो भी थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा कि यानी पार्वती इतनी यानी अब भगवान का मुझे ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना है, तो पार्वती इतनी या ये थी कि उसमें इतना मल रहता था, उसके मल से यानी वो मिट्टी से उन्होंने गणपति को बनाया। और फिर ये आते हैं शंकर भगवान आते हैं। अब शंकर भगवान तो बहुत बड़े भगवान थे, तो उन्हें तो पता चाहिए था कि ये अपना बच्चा है करके, उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। अच्छा, काट दी तो वो मर जाएगा। अभी ऐसी कोई सी सर्जरी नहीं आई कि जहाँ से पूरी मुंडी काट दी और फिर जुड़ गई, तो ऐसे तो होता ही नहीं है, बिल्कुल होता नहीं है। और फिर एक एनिमल का जहाँ एलिफेंट जा रहा था, उसका सिर उस पे बिठा दिया और फिर वो गणपति बन गया। और फिर उसको सबसे श्रेष्ठ यानी बुद्धि का देवता माना गया। ये कहीं तो भी लॉजिक हमारे खुद के माइंड को कहीं यानी उसका कुछ तो, ये सब चीजें हमें सोचना पड़ेगा और फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा मैंने उदाहरण इसमें दिया। तो ये है ट्रेडिशनल थिंकिंग। तो ये पारंपरिक सोच है, जो चल रही है वैसे चलो और हम भी वैसे ही चल रहे हैं। दूसरा है पार्श्व सोच। तो उसमें है लिटरल थिंकिंग। तो इसमें बोला है कि लिटरल थिंकिंग इज लर्निंग टू थिंक एक्स्ट्रा लॉजिकली, अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग विथ साइंटिफिक अप्रोच to find the new possibility ideas and conversation of those possibility ideas into a new creation. It's called literal thinking or non-traditional thinking. तो देखो साथियों, इसमें बता है कि सोच आंतरिक तार्किक रूप से सोचना सीख रही है। तो इसमें जो ये लिटरल थिंकिंग है, इसमें बोला है कि आंतरिक तार्किक यानी यहाँ पे हमें लॉजिक लिखाना है, लेकिन कैसा? लिटरल, हम सोच समझ के पढ़ के इसमें हमें जैसे मैंने अभी छोटी सी स्टोरी बताई, उसी पे ये डिपेंड करता है कि नई संभावना विचारों को खोजना और उन संभावना विचारों को एक नई रचना में बदलने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सोचने की प्रक्रिया को पार्श्व सोच या गैर पारंपरिक सोच किया जाता है। तो ये दो प्रकार के यानी दो प्रकार की थिंकिंग टाइप्स है। थिंकिंग इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड सेकंड लिटरल थिंकिंग। तो ये दो प्रकार के हमने थिंकिंग के टाइप्स देखे। उसके बाद हम देखेंगे अपना सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ जय भीम। जय भीम अभी सब जब हम शुरुआत करते हैं पीबीएसपी में, तो सबसे पहले जय भीम कहते हैं। तो जय भीम क्या होता है? ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू, यानी मैं अपने अंदर की मैं आपके अंदर की महानता, मानवता, बुद्धिमानी को आदर पूर्वक सम्मान करती हूँ। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उनको मैं आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ। इसका मतलब है जय भीम। तो जय भीम ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, कब से हम जय भीम कहते हैं, तो उसका थोड़ा सा पार्श्वभूमि देखेंगे। जय भीम के जनक बापू हरदास है। और आपके आज के समय में हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, फोन पे जब शुरुआत करते हैं, तो सभी को हम जय भीम कहते हैं। मगर इसकी शुरुआत कब हुई? तो 6 जनवरी 1935 में पहली बार जय भीम का नारा दिया गया। इसके माध्यम से एक दूसरे को अभिवादन किया गया। तो जय भीम यानी डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीत हो। ऑल इंडिया समता दल के पदाधिकारी यह नारा पहले लगाया। इस नारे के माध्यम से दूसरों को अभिवादन एक दूसरे का किया जाए और एक दूसरे को सम्मानजनक आदर दिया जाए। जय भीम का नारा मूल रूप से धार्मिक रूप नहीं है। देखो, ये किसी भी धार्मिक रूप में यहाँ यानी जय भीम यानी ये धार्मिक रूप से नहीं है। जय भीम इसका अर्थ ये धार्मिक नहीं है या न लेने, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति
सम्मान के प्रति इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी क्लियर किया कि ये धार्मिक रूप से नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सम्मान के प्रति हम जय भीम कहते हैं। तो आज के समय में जय भीम जय भारत करने का यह नारा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जय भीम कहते हुए हम एक दूसरे को विनम्र पूर्वक अभिवादन करते हैं। स्वयं को बड़ा गौरवशाली और आदर भाव से दूसरे के प्रति आदर भाव प्रकट किया जाता है। जब हम जय भीम करते हैं तो हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें बढ़ती है, दूसरों के प्रति आदर और दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। डॉक्टर बाबा साहेब को याद करने का, एक दूसरे को याद दिलाने का यह एक जरिया है जय भीम। जब हम एक दूसरे के समान भाव से जब किसी को जय भीम कहते हैं तो उसको भी वह मालूम होता है कि वह उतने ही इंटरसिटी से जय भीम करते हैं, यानी उतना ही उनका इंटरसिटी रहता है कि वो भी उतना ही आदर पूर्वक हमें जय भीम करके आंसर देते हैं। आपके हर एक इंसान के अंदर, फिर वो औरत हो या आदमी हो, उसके अंदर अच्छाई, महानता, मानवता को हम आदर भाव से सम्मान करते हैं। यहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी रहती है। तो उसके बाद देखेंगे हम मीनिंग ऑफ धीमंत। अब धीमंत यह शब्द एकदम नया है। जब हम एमकेएसओटी के माध्यम से पीबीएसपी के ट्रेनिंग में जुड़े हैं, तभी से ये धीमंत वर्ड हमें सुनाई दिया है या हमने पहले बार सुना है। तो इसमें समान एक जो आज टीटीसी टीचर ट्रेनिंग कैंप में आप सुन रहे होंगे, यह एक सरीका है। लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, इसे धीमंत कहा जाता है। सभी को धीमंत करके संबोधित किया जाता है, आदर किया जाता है। तो ये धीमंत शब्द कहाँ से आया है, तो इसका भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा पार्श्वभूमि देने की। तो धीमंत यह मौर्यकालीन शब्द है। महान सम्राट अशोक के कार्य में धीमंत शब्द प्रचलित था। उसके रेफरेंस भी मिलते हैं हमें कि धीमंत यह महिला और पुरुष को लागू होता है। जैसे महाराष्ट्र में और भारत में देखते हैं कि श्री, श्रीमती, श्री, सौ ऐसे संबोधन लगाया जाता है। तो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। धीमंत का अर्थ ही है कि बुद्धिमान, बुद्धिवंत, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट होता है। इसमें जैसे नहीं कि वह इंसान जिसे धीमंत कह रहे हैं वह बहुत बड़ा एजुकेशन यानी बहुत बड़ा एजुकेट होगा या फिर डॉक्टरेट होगा, पीएचडी डिग्री होल्डर होगा, क्वालिफाइड होगा या बहुत बड़ी पोस्टिंग पे होगा, बहुत बड़ा पढ़ाई। तो इसमें यह क्वालिफिकेशन की नहीं, तो आत्मसम्मान यानी दूसरों की इंटेलिजेंट यानी दूसरों को आदर भाव, उसके अंदर की इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, बुद्धिवंत और स्मार्टनेस को हम धीमंत कहते हैं। यहाँ पे कोई भी यानी पढ़ाई या पोस्टिंग या पैसे या गरीब से कोई मतलब नहीं है। तो सबको एक समान एक सरीके यहाँ पे रखते हैं। तो पीबीएसपी में समाज परिवर्तन आंदोलन में जो भी व्यक्ति इस अभियान में जुड़ा है, उन हर लोग को धीमंत नाम से गौरवित किया जाता है। कोई छोटा या बड़ा इसमें भेद नहीं होता। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्वीक्षी। अन्वीक्षी क्या है? तो अन्वीक्षी विद्या बहुत पुरानी, सदियों से सिखाई जाने वाली विद्या है। यह सोच विचार कौशल्य विद्या इसे कहा जाता है। सोच विचार करने की यानी थिंकिंग स्किल की विद्या इसे कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध के काल में यह प्रचलित थी। इसका रेफरेंस भी मिलता है, यानी ये आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो भगवान बुद्ध के काल से ये अन्वीक्षी विद्या प्रचलित है, तब से ये सिखाई जाती है।
लोग किस तरह से सोचते थे, अपने अस्तित्व के बारे में क्या क्या सोचते थे, अपने सिविलाइजेशन के बारे में कैसे सोचते थे, ये उस काल से यानी भगवान बुद्ध के काल से ये प्रचलित है। अनविक्षिकी विद्या यानी थिंकिंग स्किल, सोच विचार करने की विद्या। हर वह व्यक्ति जो अपना प्रोग्रेस कर सकता था वह पुरानी विद्या, यह पुरानी विद्या, इस विद्याओं में सूक्ष्म विद्या भी इसे कहा जाता है। तो अन्वीक्षी विद्या ये स्पेशली सम्राट अशोक के काल में ये पढ़ाई जाती थी, अन्वीक्षी की विद्या। और सम्राट अशोक ने यह विद्या सबको कंपलसरी की थी। केजी से लेकर पीजी तक सभी को यह विद्या कंपलसरी की गई थी, मगर सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद यह विद्या हमसे छीन ली गई। तब से सोच विचार करने की विद्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में से पूरी तरह से निकाल दी गई और हम इस विद्या से वंचित रहे हैं। तो सम्राट अशोक के कालखंड में सभी के लिए मुक्त, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा सभी को, यानी सभी वर्णों को, लिंग, वर्ण, धर्म, लिंग, नागरिक, फिर विदेशी जो व्यापार करने के लिए आते थे वो भी इस विद्या को सीख के जाते थे। अन्वीक्षिकी विद्या, सोच विचार, थिंकिंग स्किल को सीख कर जाते थे। कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का हो, वो औरत हो या जेंट्स हो, यानी सभी के लिए ये विद्या कंपलसरी थी। 8 वर्ष से 20 वर्ष तक सभी महिला और सभी के लिए थिंकिंग स्किल, अन्वीक्षिकी विद्या कंपलसरी थी। अन्वीक्षिकी विद्या सभी को कंपलसरी यह प्रणाली अपनाई और अन्वीक्षिकी संकाय तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के बाहर विषयों में शामिल किया जाता था। तो मैट्रिक यानी हाई स्कूल तक मापक पास करने के लिए थिंकिंग स्कूल और इमोशन इंटेलिजेंस को 2 अनिवार्य योग्यता विषय में स्नातक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क थी। मौर्य काल में, सम्राट अशोक के काल में स्नातक काल तक यानी 8 वर्ष की आयु से लेकर, बच्चा जब 8 वर्ष का होता है तब से लेकर तो 20 वर्ष तक यह शिक्षा स्त्री हो या पुरुष हो सभी को कंपलसरी दी जाती थी। तो वो मैट्रिक या स्नातक स्तर यानी जिसे हम डिग्री बोलते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, तब तक ये विद्या कंपलसरी इसमें सिखाई जाती थी। उच्च शिक्षा सभी छात्रों के लिए उनकी पसंद और इच्छा के अनुसार समान रूप में उपलब्ध थी, यानी उच्च शिक्षा तभी पढ़ाई जाती थी सभी को और समान रूप में पढ़ाई जाती थी। शिक्षा की अवधारणा सामाजिक थी, वह राजनीतिक नहीं थी। देखो वहां पे कोई राजनीतिक और बिना मूल्य यानी कोई भी पैसे न देते हुए मुफ्त यह विद्या पढ़ाई जाती थी। शिक्षा की अवधारणा सामाजिक थी, वह राजनीतिक नहीं थी। उन्होंने अपने साम्राज्य में छात्रावास सुविधा के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारों, व्यावसायिक, जमींदारों और विभिन्न सामंती और शाही परिवारों से यह सभी के लिए यह शिक्षा खुली की थी। अन्वीक्षिकी विद्या यह तब पढ़ाई जाती थी मौर्य के काल में। तो उसके बाद साथियों उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। जब मौर्य काल था तब 4 प्रकार की, उत्तर वैदिक काल से कहता है तो वहाँ 4 प्रकार की शिक्षा प्रणाली पढ़ाई जाती थी। उसमें जो पहले देखा कि अन्वीक्षिकी यह एक तर्क के माध्यम से जांच करना, एक अन्वीक्षिकी यानी तर्क के माध्यम से जांच करना, एक कौशल्य अपने आप में विकसित करना, तर्क के माध्यम से जांच करना और एक तर्क अपने कौशल के माध्यम से विकसित करना, उसे सोच विचार कौशल्य विद्या या थिंकिंग स्किल कहा जाता है, जो आज हम देख रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड है त्रयी, अन्वीक्षिकी के बाद दूसरी सेकंड है त्रयी। तो त्रयी में क्या पढ़ाते थे? अन्वीक्षिकी के साथ त्रयी विद्या पढ़ाई जाती थी। वैदिक विद्या में आध्यात्मिक और धार्मिक, अब इसमें 2 प्रकार उन्होंने किए त्रयी में, एक आध्यात्मिक और धार्मिक। तो आध्यात्मिक और धार्मिक ने उन्होंने क्या किया, एक अच्छा धर्म,
अच्छा और बुराई यानी बुरा धर्म। जैसे ये हमारी एक सोच उन्होंने बना दी कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल। यानी एक मनुवादी ने यहाँ उनका सॉरी वैदिक काल में ये विद्या पढ़ाई जाती थी। और तब उस समय 3 वेद पढ़ाए जाते थे, जो कि पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद इसमें पूरे मंत्र तंत्र पूरे वांग्मय से आधारित पूरे मंत्र पढ़ाए जाते थे। ऋग्वेद ये सबसे पुराना अपना वेद है ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद में सामवेद पढ़ाया जाता था। और तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में अलग अलग दवाइयाँ जो मेडिसिन कहते हैं, तो अलग अलग बीमारी की उस पे यजुर्वेद में पढ़ाया जाता था। यह 3 वेद और फिर तथाकथित यानी मौर्य काल के बाद में जो चौथा वेद था वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद मौर्य काल के बाद उत्पन्न हुआ है, बाद में ये बना है कि अथर्ववेद। अथर्ववेद में पूरा कहते हैं कि इकोनॉमिकल पूरा फील्ड का इसमें दिया जाता था, व्यापार के संबंधी। और सामवेद में भी व्यापार के संबंधी, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद उस उत्तर वैदिक काल में पढ़ाए जाते थे। उसके बाद है तीसरा नंबर का जो विद्या पढ़ाई जाती थी वो वार्ता। वार्ता में अर्थशास्त्र और व्यापार पढ़ाया जाता था। उसमें भौतिक लाभ कैसे होते हैं, जैसे अभी व्यापार करना है तो व्यापार का स्किल, व्यापार कैसे किया जाता है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसका ये ट्रैक कैसा है, कैसे व्यापार किया जाता था वो, और उसके बेनिफिट कैसे होंगे, उसमें हानि रिस्क क्या है, तो ये पूरा वार्ता इसमें पढ़ाया जाता था। उसके बाद है 4th दंड नीति। तो दंड नीति में राजनीति पढ़ाई जाती थी। जो आज पॉलिटिकल बोलते हैं, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस जिसे बोलते हैं, तो उस जमाने में उत्तर वैदिक काल या मौर्य शासन में मौर्य काल में राजनीति पढ़ाई जाती थी। राजनीति विज्ञान में अच्छी नीति और बुरी नीति। अब इसमें राजनीति में विज्ञान के रूप से अच्छी नीति और बुरी नीति, ऐसे 2 भाग में इसे डिवाइड किया था। और ये साथ में ही इन तीनों विद्याओं, यानी ये जो विद्या है, सापेक्षिक शक्ति और दुर्बलता भी इसमें पढ़ाई जाती थी। तो ये 4 मौर्य काल में, ये उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल में ये 4 विद्या पढ़ाई जाती थी। पहली तो है अन्वीक्षिकी, दूसरी है त्रयी, तीसरी वार्ता और चौथी है दंड नीति। ऐसी 4 विद्या इसमें पढ़ाई जाती थी। अन्वीक्षिकी लोगों को लाभ प्रदान करती है और विपत्ति जिसे हम कठिनाई में कैसे सोचना और समृद्धि में मन की स्थिति कैसे रखते हैं, विचार, वाणी और कार्य में प्रवीणता लाई जाती थी। अन्वीक्षी में क्या पढ़ाया जाता था, तो लोगों को लाभ प्रदान करती थी अन्वीक्षी की, क्योंकि उनकी सोच विचार करने की शक्ति डेवलप करते थे। सोच विचार करने का कौशल्य यहाँ पे सिखाया जाता था, थिंकिंग स्किल इसमें सिखाई जाती थी। तो विपत्ति में कैसे सोचना, कठिनाई में कैसे सोचना, जैसे इसमें जैसे कोई अगर हमें प्रॉब्लम आता है तो तब कैसे सोचना। अभी मैं एक लेटेस्ट इसका एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे अभी पुणे में जो एमपीएससी का छात्र था, उसने सुसाइड किया, तो अगर वो सही सोच अगर उसे मिलती, अगर सही मायने में उसे एजुकेशन मिलता, तो वो सुसाइड नहीं करता। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमने अभी एजुकेशन में देखा कि हमें जो एजुकेशन है वो सिर्फ रिजल्ट तक पढ़ाया जाता है। हमें जो हम खुद को डेवलप करने की, सोच विचार करने की शक्ति या सोच विचार करने का कौशल्य सिखाया नहीं जाता। इसीलिए हमारी थिंकिंग लेवल कम है, हम ज्यादा सोच नहीं पाते, हमारा ब्रॉड माइंड नहीं हो पाता। इसमें एजुकेशन बहुत बड़ा हमारा सबसे बड़ा लॉस ये एजुकेशन से हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन हमें सही ढंग से दिया नहीं जा रहा। तो विपत्ति में कैसा सोचना और समृद्धि में कैसा सोचना, जैसे
हम बहुत खुश हो गए, तो तब कैसे रहना, हमारा थिंकिंग लेवल कैसा चाहिए, हमारी सोच विचार करने की शक्ति कैसी चाहिए, मन को स्थिर कैसे रखना। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा खुशी से भी अटैक आता है, बहुत ज्यादा खुशी हो गई या बहुत ज्यादा दुख हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये दोनों प्रकार की चीजें हमारी मन की अवस्था है, एक विपत्ति में कैसे सोचना और समृद्धि में कैसे सोचना, यानी हमारे मन को कैसे कंट्रोल करना, या हमारी मन की स्थिति, ये थिंकिंग स्किल से हमारे समाज सोच विचार करने से कौशल्य कैसे बढ़ाना और मन की स्थिति को कैसे डेवलप करना। अब जब हम हमारी मन की स्थिति को डेवलप करते हैं, हमारी सोच विचार करने की शक्ति अगर हम प्रभुत्व उस पर मिलाते हैं, तो हमारा विचार, हमारा सोच विचार जो हम सोचते हैं, तो हमारे वाणी में उसका इफेक्ट होगा, जैसे हम बोलते हैं वो भी उसका इफेक्ट होगा, और हमारे वाणी के साथ साथ हमारी कार्य की प्रणाली भी बढ़ेगी, हमारे कार्य भी उसमें अच्छे रूप से हो सकते हैं। सभी विद्याओं के दीपक के रूप में, सभी क्रियाओं के कर्मों के साधन के रूप में और सभी कानूनों को और कर्तव्यों को धर्मों के समर्थन के रूप में अन्वीक्षिकी हमेशा प्रकाश यानी विचार क्षमता है, ऐसा कौटिल्य शास्त्र ने कहा है। तो कौटिल्य ने कहा है कि अन्वीक्षिक क्या है, सभी विद्याओं के दीपक के रूप में है, यानी सबसे श्रेष्ठ, जैसे कि हमने कहा कि लाइट ऑफ ऑल साइंस, सभी विद्याओं के दीपक के रूप में, सभी क्रियाओं के कर्मों के साधन के रूप में, और सभी कानूनों और कर्तव्य यानी सभी धर्मों के समर्थन के रूप में अन्वीक्षिकी हमेशा क्या है, विचार क्षमता, ऐसा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, अन्वीक्षी लाइट ऑफ ऑल साइंस। तो अन्वीक्षिका हम ट्रैवल देखते हैं, ट्रैवलिंग हिस्ट्री ऑफ अन्वीक्षिकी या फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल। अन्वीक्षिकी यह अन्वीक्षिकी विद्याओं का इतिहास हमें आज देखना है। तो पहली है यहाँ सूक्ष्म ऑफ माइक्रो इंक्वायरी। अन्वीक्षी में जो अलग अलग पार्ट, जो 7-8 कुछ पार्ट दिए हैं, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो पहला है साइंस ऑफ माइक्रो इंक्वायरी। तो इसमें क्या सिखाया जाता था, सूक्ष्म निरीक्षण विद्या प्राचीन काल में दी जाती थी। सूक्ष्म निरीक्षण यानी अन्वीक्षी के ये देख रहे हैं हम फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल। सूक्ष्म जांच का विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइक्रो इंक्वायरी। दूसरा है आत्मा या आत्म का विज्ञान, जिसे हम साइंस ऑफ सोल या सेल्फ कहते हैं, साइंस ऑफ सोल या साइंस ऑफ सेल्फ। तो इसमें क्या सिखाया जाता था कि मेरा जीने का कारण क्या है, खुद को समझाना और खुद का अस्तित्व जानना, कि मैंने जन्म लिया है तो इसका कारण क्या है, मैं मेरे जन्म या मेरे जन्म का कारण यानी मैं मानव रूप में क्यों जन्मा हूँ, ये एक अलग यानी आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल यानी खुद के मन से क्वेश्चन करना, ये विद्या सिखाई जाती थी, सेल्फ जिसे साइंस ऑफ सेल्फ या साइंस ऑफ सोल भी कहा जाता है। उसके बाद थर्ड है द स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस में आध्यात्मिक विज्ञान इसमें पढ़ाई जाती थी। इसमें हम अपने अंतर्मुख होकर खुद को जानने की कोशिश करते थे, यानी खुद के अंदर, खुद के आत्मा से बात करना, एक प्रकार के मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या वाइब्रेशन हो रहे हैं, क्या घटित हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं, 2 प्रकार के आईक्यू होते हैं। पहला एक आईक्यू इंटेलिजेंट आईक्यू और दूसरा एसक्यू। इसे स्पिरिचुअल और इंटेलिजेंट, ये 2 प्रकार के आईक्यू हमें सिखाए जाते थे। तो इसमें मनुवादी ने क्या किया
ये जो स्पिरिचुअल साइंस है, इसमें मनुवादी ने थोड़ा सा चेंज कर लिया, अपने तरीके से इसमें बढ़ा दिया। जैसे ब्रह्म विद्या का नाम दे दिया। अब ये स्पिरिचुअल में उन्होंने क्या किया, ब्रह्म विद्या अपने इसमें द स्पिरिचुअल साइंस में घुसा दिया उसमें, और उसको ब्रह्म विद्या करके नाम दे दिया और इसे मोड़ दिया। और पूरा विद्याओं का अर्थ ही, अगर उन्होंने ब्रह्म विद्या उसमें डाल दी तो उसका पूरा ट्रैक चेंज हो गया, और उसमें उसको नाम दे दिया कर्मकांड, और पुण्य से उसने जोड़ दिया। जैसे जन्म मृत्यु, फिर पाप पुण्य, इससे उनको जोड़ दिया और उसको डाइवर्ट कर दिया। जो मेन सब्जेक्ट था उससे उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। फिर फोर्थ है द डिवाइन साइंस। अब उसमें क्या किया, डिवाइन साइंस में उन्होंने दिव्य विद्या, और फिर ये भी उन्होंने मनुवादी ने अपने ढंग से इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो उन्होंने ब्रह्मांड का उदाहरण इसमें दे दिया। एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये विद्या जो डिवाइन साइंस था, ये इसमें अलग सिखाया जाता था, अपने अंतर्मुख से होकर खुद से कनेक्शन करना, ये था। लेकिन मनुवादी ने उन्होंने क्या किया, इसमें खुद को, यानी जैसे ब्रह्मा ने ये विश्व बनाया है, और फिर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं। ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है। फिर क्षत्रिय का दोनों बाहु से, दोनों हाथों से क्षत्रियों का जन्म हुआ है। फिर पैरों से, यानी जांघों से वैश्य का निर्मित हुई है, और पैरों से शूद्र का, यानी ऐसे उन्होंने क्या पूरा ट्रैक चेंज कर दिया और ब्रह्मा का इसमें विशेष महत्व डाल दिया। और ब्रह्मा ने, यानी ब्राह्मण को मुख से जन्म दिया है, यानी विद्या का शिक्षण का पूरा, या शिक्षा का पूरा अधिकार ब्राह्मण को है, ऐसे उन्होंने इससे जोड़ दिया। उसके बाद है फिलोसॉफी साइंस, यानी दर्शन शास्त्र। तो फिलोसॉफी ऑफ साइंस में फिर इस पर मनुवादी ने ब्रह्म विद्या के रूप से पूरा ब्लाइंड फेथ फैला दिया। फिर यहाँ पे भी उन्होंने फिलोसॉफी दर्शन में क्या किया कि पूरा ब्लाइंड फेथ फैला दिया। उन्होंने कहा है, एक संस्कृत वाक्य है, ब्रह्म जानीसी ब्राह्मणा, यानी ब्रह्म जो जानता है, विद्या जो जानता है, वो ब्राह्मण है। और उन्होंने पूरा अधिकार, विद्या का पूरा अधिकार, शिक्षा का पूरा अधिकार ब्राह्मण की तरफ से ले लिया। और जो ब्रह्म जानते हैं वही ब्राह्मण है। खुद को श्रेष्ठ उन्होंने मान लिया और खुद को यानी खुद ही घोषित कर दिया कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर सभी ने अपने आप को अलग अलग विचार में बांट लिया। अब ये क्या हुआ, ब्राह्मण ने खुद को श्रेष्ठ कर लिया, फिर उसके बाद क्षत्रिय आया, फिर क्षत्रिय उनको लगा कि चलो हम सेकंड है, लेकिन नीचे तो नहीं है, फिर उन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। फिर वैश्य व्यापारी थे, व्यापार करने वाले, क्षत्रिय रक्षा करते थे, सैनिक के रूप से थे, तो उन्होंने ये पूरा सैनिक दल अपने इसमें ले लिया। फिर वैश्य आया, वैश्य ने भी अपना ट्रैक चेंज किया, उन्होंने व्यापार का कार्य शुरू कर दिया। और फिर बच गया छोटा, सबसे नीचे का जो स्तर थे वो शूद्र को एकदम नीचे मनुवादी ने डाल दिया। तो इसमें भी अलग अलग रूप में अपने उन्होंने ट्रैक चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि जो पैसे वाले हैं या थोड़े से इंटेलिजेंट है, वो भी अभी देखो इस शूद्र में, यानी बहुजन समाज में भी पार्ट होने लगे कि ये चलो ये थोड़ा सा पढ़ लिख गए तो अलग कैटेगरी में चले गए। फिर उसके नीचे वाला स्तर, यानी उसमें भी ये क्या होगा, ये पूरा मनुवादी ने जो सिस्टम किया, जो उन्होंने ढांचा बनाया, उसी में हम जाके फिट हो गए। हमने खुद का दिमाग यूज ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है क्या, ब्रह्मदेव के मुख से ब्राह्मण पैदा हो सकता है, ब्रह्मदेव के हाथों से क्षत्रिय पैदा हो सकता है। अगर ऐसे बच्चे पैदा होते, ऐसे अगर इंसान पैदा होते कि फिर शादी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये हमने सोचा ही नहीं, ये ब्लाइंड फेथ में हम पूरा हम फंसते गए और आज भी उसी में हम जी रहे हैं। तो ये है फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र। उसके बाद
जो 6 नंबर का है वो लॉजिक साइंस। तो लॉजिक साइंस यानी तर्कशास्त्र सभी जानते हैं। तो तभी यानी मौर्य काल में ये जो लॉजिक शिक्षा थी, आज भी हम इसे यूज करते हैं, लॉजिक आज भी हम यूज करते हैं। तो तर्कशास्त्र यानी किसी भी चीज का अंदाज या तर्क अनुमान से लगाना। तो तभी लॉजिक का जो मेन महत्व यानी मेन जो इसका मतलब वो हम समझ ही नहीं पाए। इतने सुंदर अन्वीक्षिकी में इतनी अच्छी अच्छी विद्याएं उसके रूप से हमें पढ़ाया जाता था, वो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लॉजिक की विद्या है आज भी हम इसे यूज करते हैं। तर्कशास्त्र यानी किसी भी चीज का अंदाज या तर्क अनुमान से लगाना। जैसे कहीं धुआं है तो आग जरूर होगी, तो एक लॉजिक है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर आज बादल है तो बारिश आएगी। ये सब लॉजिक, और लॉजिक पहले भी थे और आज भी है। आज भी हम अंदाज यानी आज हम लॉजिक लगाते हैं। अगर ऐसा होगा, अगर मेरा गला दुख रहा है तो खांसी हो सकती है, अगर मेरा सिर दुख रहा है यानी मुझे बुखार आएगा, या ये सब क्या है, लॉजिक है। और लॉजिक से ही दुनिया चलती है। लॉजिक, लेकिन कैसे, लॉजिक भी कैसे लगाना है, तर्क भी कैसे लगाने हैं, तो उसका भी साइंस है। तो यह है तर्क विद्या। हमारे जीवन में लगातार हम आज भी लॉजिक का उपयोग करते हैं, लेकिन लॉजिक किस तरह से लगाना वो भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। फिर 7 नंबर का है साइंस ऑफ रिजोनिंग। साइंस ऑफ रिजोनिंग, तर्क का विज्ञान। यह भी हेतु विद्या यानी तर्कशास्त्र पर आधारित विद्या है। अगर आपका जन्म छोटे जाति में हुआ है तो फिर वही स्वर्ग नर्क, यानी फिर वही पे मनुवादी ने क्या किया, फिर वही यहाँ पे भी साइंस ऑफ रीजनिंग यानी इसमें भी उन्होंने तर्क डाला। तो कौन सी डाला, अगर आपका छोटी जाति में जन्म हुआ है तो आपकी सोच भी छोटी होनी चाहिए। ये किसने सिखाया, मनुवादी ने सिखाया। वैसे ही हमने सोचा, हमारे खुद के ब्रेन का यूज नहीं किया, वैसे ही सोचा। फिर हमारे मन में ब्लाइंड फेथ भर दिया, स्टुपिडिटी भर दी, वही कि अगर आप वैसे करते हो तो आपका जैसे पाप पुण्य संकल्पना रीजनिंग उन्होंने बना दिया। जैसे हमने घर बना लिया तो वास्तु शांति करनी पड़ेगी। ये किसने बोला, ये किसने बनाया, यानी मनुवादी ने डाला कि घर बनाते हो तो पहले ब्राह्मण को पूछो, पूजा करो और फिर उस घर में जाओ। बनाए हम, लेकिन हाथ किसका लगेगा, ब्राह्मण का। शादी करना है, ब्राह्मण को जाको पूछो। ये किसने, पूरा ये सिस्टम जो है मनुवादी ने खुद के लिए, खुद के पेट भरने के लिए, खुद को ग्रेट करने के लिए उन्होंने बोला। आज भी हमारा 21वीं सदी में हम आज जी रहे हैं, लेकिन आज भी जब साइंटिस्ट जब अणुविद्या या रॉकेट या कुछ टेक्नोलॉजी आज भी करते हैं तो पहले उसकी पूजा करते हैं। अगर रॉकेट छोड़ना है तो पहले उसकी पूजा करते हैं या उसकी तिथि निकालते। तो आज भी हम ब्लाइंड फेथ में जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीजनिंग आज समाज में है। तो ये ब्लाइंड फेथ में हमें बाहर निकालना है और हमारी सोच विचार शक्ति से ही हम यहाँ बाहर निकल सकते हैं। धर्म के पाखंड में से हमें बाहर निकालना है। 8 नंबर की शिक्षा है आर्ट ऑफ डिस्कसिंग या उसे साइंस ऑफ डिबेट कहते हैं। आज भी डिबेट होता है। तो चर्चा की कला या वाद विवाद का विज्ञान। तो इतिहास में जो बड़े बड़े राजा महाराजा था तब वाद विवाद चर्चा के बहुत बड़े उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। चर्चा का सत्र, बड़े बड़े विद्वान बात करते थे और अपने बात को सिद्ध करते थे, एक दूसरे की बात काटते थे। और आज भी हम अलग अलग सब्जेक्ट पे डिबेट करते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिवनेस नहीं आता। डिबेट करना बहुत अच्छा है, लेकिन डिबेट कौन सी बात पे करना चाहिए, जिसमें रियलिटी हो, जो फैक्ट हो, जो आधारित हो, जिसका कोई एविडेंस हो, इस पे आधारित हमें ये डिबेट करना चाहिए और उसमें पॉजिटिव थिंकिंग हमारे समाज के लिए आना चाहिए।
ना, बल्कि अब क्या होता है, डिबेट जब होता है तो ईगो हर्ट होता है। अगर कोई जीत गया तो उसका ईगो ऊपर गया, उसको लगेगा हाँ मेरा बात बराबर है, और जो हार जाता है वो उसका भी ईगो आ जाता है कि अरे मैं कैसे, मैं हार नहीं सकता, उसने ऐसे ऐसे किया। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये डिबेट जो डिस्कशन है, चर्चा है, वो पॉजिटिवली करने के लिए वैदिक काल में या मौर्य काल में सिखाया जाता था, ये डिबेट करके। उसके बाद है 9th, साइंस ऑफ डिसीजन एनालिसिस, जैसे एनालिसिस, जैसे निर्णय, न्याय, विश्लेषण और विज्ञान। एनालिसिस करने का एक दूसरा पक्ष, अभ्यास करना, उसकी स्टडी करना, न्याय करना, यह न्याय शास्त्र आया। और न्याय करना तो किस आधार पर करना, अभी न्याय करना है तो किस आधार पर करेंगे, अभी प्रियंका मैम को ज्यादा पता है क्योंकि वो वकील है, तो इसमें न्याय करना तो जब कोई एखादा क्राइम होता है तो उसमें देखो ये विद्या सम्राट अशोक के काल में पढ़ाई जाती थी, जो आज हम जानते हैं कि न्याय कैसे करते हैं। तो उसमें जस्टिस, डायरेक्ट जस्टिस तो नहीं करते, तो फिर उसमें अलग अलग प्रकार के स्टेप उन्होंने यहाँ पे दी है कि साइंस ऑफ लॉजिक, पहले तर्क का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉजिक, उसके बाद आया तर्क का विज्ञान, फिर उसमें 11th नंबर पे है साइंस ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का विज्ञान, एविडेंस, अगर कुछ क्राइम हुआ है तो उसका एविडेंस चाहिए। अगर न्याय करना है, जस्टिस करना है, तो पहले उसका एनालाइज करना पड़ेगा और लॉजिक, और फिर वह एविडेंस करके उसे दिखाना होगा। और लास्ट में है, यानी कुछ भी होता है तो पहले उसका एनालाइज करना पड़ेगा, क्या ऐसे ऐसे हुआ था, 4 लोगों को पूछना पड़ेगा, किसी का खून हुआ है तो ऐसे ऐसे हुआ था, किसने देखा है उसे, या कोई भी आके बोल रहा है, पहले जाके देखना पड़ेगा, फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसे हो सकता है, उसने इससे मार सकता है, या उसे अगर यहाँ पेट पे लगाए, हाथ पे लगाए तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सब क्या है, लॉजिक है। और फिर उसके बाद एविडेंस, उसका यानी किसी ने बोला, ये प्रूफ नहीं है, एविडेंस चाहिए उसके लिए, यानी ये पूरा स्टेप है। एनालिसिस करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद एविडेंस, लॉजिक, और फिर उसका क्या होगा, जस्टिस। ये पूरा न्याय की प्रक्रिया सम्राट अशोक के कार्य में, महान सम्राट अशोक के कार्य में सिखाई जाती थी। और फिर लास्ट जो उसका फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल, साइंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान का विज्ञान। उन्होंने कहा है कि विचार कौशल्य विद्या का सबसे बड़ा प्रचार प्रसार और उपयोग सम्राट अशोक के कार्य में हुआ है। महान सम्राट अशोक का कालखंड भारत में इसीलिए सोने की चिड़िया का कालखंड कहा जाता है। इसमें डिटेल में नेक्स्ट मेरे लेसन में बताऊंगी। तो भारत में आज भी कम से कम 3 गुना बड़ा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा तो आज के भारत में 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल तब सम्राट अशोक के कार्य में था। और सोच विचार यानी थिंकिंग स्किल से पढ़ाया जाता था कि वहां तब इतना बड़ा देश होने के बाद भी वहां सभी लोग खुशहाली से इकट्ठा रहते थे, जाति भेद नहीं था, अपना रक्षण खुद कर सकते थे, शिक्षा का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, सभी अधिकार उन्हें प्राप्त थे और खुशहाली से वो जीवन रखते थे। इसीलिए कहते हैं लाइट ऑफ ऑल साइंस इज लाइट ऑफ ऑल साइंस, कौन सा, अन्वीक्ष विद्या। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अल्टीमेट क्या है, वह एक अपना विचार कौशल्य। जब मनुष्य खुद अपनी सोच को जान लेता है, अपने आप में ज्ञान की दिया जला लेता है, खुद को पहचानता है, खुद को जान लेता है, खुद के अंदर एक ज्ञान का दिया जला लेता है, वह सिर्फ खुद के जीवन में नहीं तो दूसरे के जीवन में भी उजियाला लाता है, ना कि खुद के लिए, दूसरों के जीवन में भी वो उजियाला लाता है। अन्वीक्षी विद्या यह बहुत बड़ी सोच विचार करने की विद्या है जिससे हम समाज का उद्धार कर सकते हैं। आज प्राचीन इतिहास का जब हम अभ्यास करते हैं तो उसमें सभी विद्याओं में जो श्रेष्ठ विद्या है वो है थिंकिंग स्किल, और उसका उपयोग करके अपने आत्म शक्ति को हमें जागरूक करना है।
इसीलिए कहते हैं साइंस ऑफ ऑल साइंस, साइंस ऑफ ऑल, लाइट ऑफ ऑल साइंस, अन्वीक्षी विद्या सबसे बड़ी विद्या, इसीलिए इसे साइंस ऑफ ऑल साइंस कहते हैं। आज समाज में हमारी जो स्थिति है, जो हम पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उसका पूरा श्रेय क्रांति सूर्य, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी। तो क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, संत तुकाराम है, संत रविदास जी है, और सभी एडवर्ड डी बोनो है, माइंड गुरु, और सभी समाज परिवार के क्रांतिकारी ने सभी, उन्होंने यही थिंकिंग स्किल का यूज किया था, उपयोग किया था, अपने समाज का परिवर्तन किया। और आज अगर हमें मनुवादी की ये जटिल प्रथाओं से बाहर निकालना है, तो हमें एजुकेशन के साथ थिंकिंग स्किल खुद में डेवलप करनी होगी, तभी हम पीबीएसपी का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं और हमें सोच विचार करने वाला समाज बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो आज का मेरा टॉपिक यही खत्म करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, सभी का धन्यवाद, आपने सभी ने अच्छे से सुना। जय भीम। ओवर टू प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू प्रियंका मैम। Yes, okay.